हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि आज आपका टॉपिक का नेम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, आज मैं आपके लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से रिलेटेड पूरा एक वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें हम उनके सारे जो भी उन्होंने काम किए हैं वो सभी एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाए, लेकिन क्या होगा, अगर आप एक वीडियो को देख लेते हैं, इस वीडियो को, तो आपके सारे डाउट इसमें ख़त्म हो जाएंगे। कोई भी इसमें ऐसा नहीं रहेगा जिसमें आपको ये लगे कि हाँ, कि हमने इस बारे में पढ़ा नहीं। ठीक है, देखिए क्या दिया हुआ है, भीमराव अंबेडकर का जीवन परिचय। ठीक है, ये क्या है, विचारक, शिक्षाविद और राष्ट्रीय नेता। देखिए ये आप सभी जानते हैं, ये कौन है, ये है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्या है, सबसे पहला ये है कि इनका पूरा नाम क्या है। डॉक्टर तो उपाधि है इनकी, इनका पूरा नाम है भीमराव रामजी अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, ये इनका क्या है, फुल नेम है। इनको हम शॉर्ट में भीमराव अंबेडकर या डॉक्टर BR अंबेडकर बोलते हैं। ठीक है, क्या दिया हुआ है, भीमराव रामजी अंबेडकर। इनका जन्म कब हुआ था, 14 अप्रैल 1891 को या 1891 को। 14 अप्रैल 1891 ये इनका क्या है, जन्म दिवस है जब ये पैदा हुए थे। और ये क्या है, 6 दिसंबर 1946 ये क्या है, इस दिन इनका देहांत हुआ था। क्या कहते हैं, मृत्यु हुई थी 6 दिसंबर 1956 को। ये क्या है, यह एक भारतीय विधिवेत्ता, अर्थशास्त्र, समाज सुधारक और भारतीय राजनेता थे, जिन्होंने भारतीय संविधान की बहसों सर बेनेगल नरसिंह राव के पहले मसौदे के साथ भारत के संविधान का मसौदा तैयार किया था। ठीक है, जब हमारा संविधान बना था तो उसमें क्या था, ये अध्यक्ष थे, उस समिति की अध्यक्षता की थी उन्होंने। ठीक है, अंबेडकर ने जवाहरलाल नेहरू की पहली कैबिनेट में कानूनी और न्याय मंत्री के रूप में भी कार्य किया था। देखिए इसमें टोटल रिटन वर्क दिया हुआ, लिखा हुआ सभी है, मैं सिर्फ आपको पढ़ के एक्सप्लेन करूँगा। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, पॉइंट हैं, उनको मैं अंडरलाइन करूँगा, जिन्हें आप पढ़ते रहें और समझते रहें, जिससे आपको बाद में कोई दिक्कत नहीं आए। ठीक है, हाँ थोड़ा वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो सकती है, मैंने आपको पहले ही बताया, क्योंकि ऐसा हो सकता है क्योंकि ये क्या है, इनके बारे में संपूर्ण जानकारी दी गई है इसमें। ठीक है, देखिए अंबेडकर जी ने जवाहरलाल नेहरू की पहली कैबिनेट में कानूनी और न्याय मंत्री के रूप में कार्य किया। बाद में उन्होंने हिंदू धर्म त्याग दिया और बौद्ध धर्म अपना लिया और दलित आंदोलन को प्रेरित करते रहे। बॉम्बे विश्वविद्यालय के एल्विस्टन कॉलेज में स्नातक होने के बाद अंबेडकर ने कोलंबिया विश्वविद्यालय लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र का अध्ययन किया। 1927-1923 में डायरेक्ट की उपाधि प्राप्त की। 1920 के दशक में इन्होंने क्या किया था, दोनों संस्थानों में ऐसे, ये है ना जो 1920 का जो ये थी जो दशक था, उसमें उन्होंने क्या किया था, 27 और 23 में उन्होंने डायरेक्ट की उपाधि प्राप्त की थी। ऐसा करने वाले बहुत कम ही लोग थे या बहुत कम छात्र थे।
जिसमें से एक हमारे क्या थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। देखिए, उन्होंने लंदन के ग्रेज इन में कानून का प्रशिक्षण किया। शुरुआती करियर में अर्थशास्त्री, प्रोफेसर और वकील थे। उन्होंने राजनीतिक गतिविधियों द्वारा चिन्हित किया गया पत्रिकाओं को प्रकाशित किया। 1956 में उन्होंने दलित समुदाय धर्मांतरण की पहल करते हुए बौद्ध धर्म अपना लिया। समझ रहे हैं? ये वो चीज़ें हैं जो पता होनी चाहिए आपको। ये वो चीज़ें हैं जिन्हें आपने पढ़ लिया और दिमाग में बैठ गया बस। उन्होंने इतना सब कुछ करने के बाद 1990 उन्होंने क्या किया था, 90 में भारत सरकार ने भारत के सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार भारत रत्न से उनको क्या किया था, सम्मानित किया था। कब? 1990। ये डेट इम्पोर्टेंट हो जाती है, साल 1990। कौन सा पुरस्कार मिला था? भारत रत्न। कब मिला था? मरणोपरांत। ठीक है, मरणोपरांत। उनके अनुयायियों द्वारा जय भीम, शाब्दिक रूप से जय भीम ही बोलते हैं। जिससे क्या मतलब होता है? अभिवादन करना, दूसरे का सम्मान करना। जैसे हम नमस्ते करते हैं वैसे इन्होंने क्या किया था, उनके याद में जय भीम का नारा उन्होंने देना शुरू कर दिया था। जिससे उससे क्या होता था, लोग अभिवादन करते हैं एक दूसरे का। उन्हें सम्मान सूचक बाबा साहेब, वाह व साहेब से संबोधित किया जाता है, जिसका अर्थ होता है आदरणीय पिता। ये क्या है? बाबा साहेब। देखिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो जीवन परिचय चला रहा है उसमें प्रारंभिक जीवन कैसा था उनका। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक भव्य विद्वान, समाजसेवी और समाज सुधारक थे। ठीक है, वे समाज सेवा में लगे हुए व्यक्ति थे। उन्हें अपने संपूर्ण जीवन में समग्र भारत की भलाई के लिए समर्पित कर दिया। उनका जो जीवन था वो भारत की भलाई के लिए उन्होंने क्या किया, समर्पित कर दिया। वे एक ज्ञान अध्ययन करने वाले मेहनती व्यक्ति थे, क्योंकि ये तो आप जानते ही हैं इनके पास बहुत डिग्रियां थी। वो हम आगे देखेंगे कि इन्होंने कितना क्या हासिल किया, क्या क्या चीज़ है, कौन कौन सी पुस्तकें लिखी। ठीक है, वे एक विधि विशेषज्ञ, अर्थशास्त्र, राजनीतिक लेखक के रूप में भी उनको जाना जाता था। वे नागरिक अधिकारों के प्रबंधक के रूप में कार्यरत थे। वे बौद्ध धर्म के एक प्रमुख अनुयायी थे। ठीक है, अनुयायी। उन्हें भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में सम्मानित किया जाता है। जो भारत का संविधान क्या कहते हैं, उन्हीं के द्वारा हुआ है, इसलिए लोग उन्हें सम्मानित करते थे। उन्हें दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अछूतों के खिलाफ, सामाजिक भेदभाव के खिलाफ असख्त अभियान चलाया। ये क्या थ्योरेटिकल है, इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी पढ़ के बताता जा रहा हूँ, और जहाँ चीज़ आपको इम्पोर्टेंट लगती है वहाँ मैं आपको उस चीज़ के बारे में बताऊँगा। ठीक है, उन्होंने श्रमिकों, किसानों और महिलाओं के अधिकार के लिए भी समर्थन प्रदान किया। क्या हुआ, उनका जीवन कार्य समाज सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए समर्पित था। उनका जो शुरुआती जीवन बिल्कुल भी सामान्य नहीं था। उनके पिता अंग्रेजी सेना में थे, लेकिन फिर भी परिवार गरीबी और दलित होने की वजह से छुआछूत जैसे परेशानियों से जूझ रहा था। क्या दिया हुआ, लेकिन अंबेडकर जी पढ़ाई लिखाई में अच्छे थे, सभी परेशानियों को पार करते हुए आगे बढ़ते गए। अगर कोई भी परेशानी हो, इंसान को ये कहते हैं कि अरे मुझे ये परेशानी है, मैं ये नहीं कर सकता, तो वो गलत है। कोई ना कोई उपाय उसके लिए ज़रूर निकलेगा अगर वो मेहनत करता रहेगा। तो ये कहते हैं छुआछूत की बीमारी से परेशान थे, लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई को नहीं रोका और वो आगे
पढ़ते गए और बढ़ते गए। भीमराव अम्बेडकर का पूरा नाम, जन्म और परिवार। ठीक है, देखो, आज़ाद भारत के संविधान के निर्माता भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के इंदौर के महू में रामजी सकपाल और भीमाबाई के घर हुआ था। मध्य प्रदेश। ठीक है, क्या दिया हुआ है? 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के इंदौर के पास कौन सा महू गांव में रामजी सकपाल, ये इनके क्या पिताजी, और भीमाबाई इनके माताजी के घर इनका हुआ था जन्म। अभी कुछ टाइम पहले ही महू का नाम क्या कर दिया गया? अम्बेडकर नगर, क्योंकि उनका जन्म डॉक्टर भीमराव जन्म का हुआ था, इसी वजह से उनका नाम, उस जिले का नाम क्या कर दिया है? अम्बेडकर नगर। बचपन में उनका पूरा नाम नहीं लिया जाता था, उन्हें लोग प्यार से भीवा या भीम भी कहते थे। ठीक है, अभी तो जानते हैं बचपन में कोई किसी का पूरा नाम नहीं लेता, लोग उच्चारण से ही बुलाते हैं। देखिए, इनका पूरा नाम अभी ऊपर मैंने बताया था, भीमराव रामजी अम्बेडकर था। अगर हम बात करें कि भीमराव अम्बेडकर ने के कितने भाई थे, तो उनके 2 भाई थे, बालाराव अम्बेडकर और आनंदराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर के कुल भाई, इसका है कि इनके कुल भाई कितने थे, भाई और बहन 14 भाई बहन थे, जिसमें ये सबसे छोटे थे। देखिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 1950 में बुद्ध और अपने धर्म का भविष्य नामक एक लेख लिखा। लेख में कही थी, बुद्ध और उनके धर्म का भविष्य नामक एक लेख में कही थी। वे कई वर्ष पहले से ही मन बना चुके थे कि वे उस धर्म में अपना प्राण नहीं त्यागेंगे जिस धर्म में उन्होंने अपनी सांस ली थी। 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। फिर एक बात समझ लें कि 1950 को बुद्ध और उनके धर्म का भविष्य नामक एक लेख में मतलब एक बात कही थी कि मैंने जिस धर्म में जन्म लिया है, मैं उस धर्म में अपने प्राण नहीं त्यागूंगा। इसलिए उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म उन्होंने क्या किया था? अपना लिया था। देखा, इसमें लिखा हुआ है, कई वर्ष पहले ये मन बना चुके थे कि उस धर्म में अपना प्राण नहीं त्यागेंगे जिस धर्म में उन्होंने अपनी पहली सांस ली। इसलिए उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म अपना लिया था। अब ये चीज़ें याद करने वाली हैं। अगर पूछा जाए तो कौन सी तारीख को, कौन से महीने को या कौन से साल को उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया था, मतलब बौद्ध धर्म अपनाया था, तो ये हम बोल सकते हैं 14 अक्टूबर 1956 को। ठीक है, अब देखिए उनकी शिक्षा के बारे में। उन्होंने 1907 में मैट्रिकुलेशन पास करने के बाद एलिफिस्टम कॉलेज में सन 1912 में ग्रेजुएट किया। 1913 में 15 प्राचीन भारतीय व्यापार पर एक शोध प्रबंध लिखा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने वर्ष 1915 में कोलंबिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र एमए की डिग्री प्राप्त की। कब? 1915 में। 1917 में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने नेशनल डेवलपमेंट फॉर इंडिया एंड एनालिटिकल स्टडी विषय पर शोध किया। 1917 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उन्होंने दाखिला लिया। ठीक है,
क्या लिखा हुआ, लेकिन साधन के अभाव में के कारण उन्होंने क्या किया, शिक्षा पूरी नहीं कर पाए। कुछ समय बाद लंदन जाकर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अधूरी पढ़ाई उन्होंने पूरी की। जो अधूरी पढ़ाई उनकी रह गई थी वो उन्होंने क्या किया, फिर पूरे करे उसको। देखिए अभी हम ऊपर बात कर रहे थे कि उन्होंने कितना पढ़ा, क्या किया। देखो उनके पास MSc और बार एट लॉ की डिग्री भी प्राप्त की। बता दें कि वह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जीवनी में कुल 64 विषयों में उन्होंने मास्टर डिग्री प्राप्त की थी। कितने में? 64 विषयों में, और 9 भाषाओं के जानकार थे। उन्होंने विश्व के सभी धर्मों के बारे में पढ़ाई की थी। ये इतने पढ़े हुए थे। 64 मास्टर जो वो होते हैं उसमें उन्होंने 64 विषयों से उन्होंने मास्टर की पढ़ाई की। MA MSc जो भी होता है उन्होंने मास्टर की डिग्री प्राप्त की, और 9 भाषाओं की जानकारी, उनको 9 भाषाओं के ज्ञान था। साथ ही साथ उन्होंने विश्व के सभी धर्मों के बारे में पढ़ाई की। लगभग सभी धर्मों के बारे में उनको जानकारी थी। देखिए भारत की आज़ादी में अम्बेडकर का योगदान, उनका योगदान क्या था, अत्यंत महत्वपूर्ण था। उन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त जातिवाद, असमानता, शोषण के खिलाफ संघर्ष किया। अम्बेडकर जी ने भारतीय संविधान की रचना में केंद्रीय भूमिका निभाई, जो सामाजिक न्याय, समानता, मानवाधिकारों की गारंटी देता है। उन्होंने अदृश्यता के खिलाफ आवाज़ उठाई और दलितों के अधिकारों के लिए कई कानून बनाए। उनका उद्देश्य समाज में समानता लाना था, और उन्होंने भारतीय समाज को एकजुट करने के लिए कई उपायों का समर्थन किया, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का अहम हिस्सा बने। आप सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देके इसको अगर पढ़ते हैं तो मेरे हिसाब से आपको एक ही वीडियो में उनके बारे में लगभग सारी चीज़ों का पता चल जाएगा कि उन्होंने क्या किया, क्यों किया, किस लिए किया, और ये आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। अगर कुछ भी पूछा जाता है और आपने वीडियो को एक बार भी देखा है या 2 बार देखा है तो आपके दिमाग में वो कहीं ना कहीं ऐसा फीड होगा कि जब आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए तो आप उसको डायरेक्ट जाकर टिक कर सकें कि हाँ ये मैंने पढ़ा था, इसका ये आंसर सही है। आपने क्या किया, गोला फिल कर दिया, और आपका नंबर 1, 2, 5 जो भी होंगे वो आपके एग्जाम में सही होंगे। अगर नहीं पढ़ा है तो कहाँ से याद होगा? पढ़ा है, 1 बार पढ़ा है, 2 बार पढ़ा है या 4 बार पढ़ा है, तो वो कहीं ना कहीं दिमाग में आपके फीड होगा। ठीक है। अब देखिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पढ़ाई में भी बहुत होशियार थे। 4th क्लास पास हुए। उनकी इस उपलब्धि को परिवार और समाज के लोगों ने उत्सव की तरह मनाया कि उनसे पहले शायद मेरे हिसाब से कोई इतना पढ़ा हुआ नहीं था। जब वे 5th क्लास में गए थे तब उनकी शादी 15 साल की उम्र में रमाबाई से कर दी गई थी, क्योंकि उस समय क्या होता था, बाल विवाह चलते थे, तो उनकी शादी उस टाइम हो गई थी। बाबा साहब ने बचपन से ही समाज में फैली कुरीतियों से परेशान होते, जो भी कुरीतियाँ थी उस टाइम पे, उससे क्या होती थी, वो परेशान रहते थे। काबिल होने के बाद भी उच्च समाज के लोग उन्हें छुआछूत, क्या कहते हैं, छुआछूत से खूब परेशान रहते थे। बड़ा होने पर उनको समझ में आ चुका था कि इस परेशानियों को मिलाने का एक सही तरीका है, और वो है शिक्षा। शिक्षा पहले भी महत्वपूर्ण थी, शिक्षा आज भी महत्वपूर्ण है, और शिक्षा आगे भी महत्वपूर्ण रहेगी। जिसने शिक्षा नहीं ली, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पढ़ते ही रहें, लेकिन
कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो आपको पढ़ा होना चाहिए जिसको आप समझ सकें, आगे चल के कोई आपको दुरुपयोग ना उठा सके। कोई ये कहते हैं कि ये इसमें लिखा हुआ है कि आप इस पर साइन कर दें या आप इस पर अंगूठा लगा दें, तो ये सब क्या होगा? ये वो चीज़ है जो शिक्षा के अभाव में हम लोग कर देते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था, उनको समझ में आ गया था जो भी तकलीफ़ें मिल रही हैं उसका सिर्फ एक ही समाधान है, वो है शिक्षा। इसलिए उन्होंने अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगाया, सामाजिक कामों में हिस्सा लिया, दलितों के साथ होने वाले अन्याय के खिलाफ खुलकर आवाज़ उठाई, राजनीतिक सामाजिक संगठन बनाए, दलितों को शिक्षा, जन जागरण, धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक बराबरी के हक की बात करते थे। अगर वो पढ़े नहीं होते तो ये सब चीज़ें नहीं होती। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपना सारा ध्यान एक तरफ केंद्रित करते हुए सिर्फ शिक्षा के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित किया और आगे पढ़ते गए और बढ़ते गए। शिक्षा और विचार, अब देखिए उनके क्या विचार थे। बाबा साहेब की शिक्षा के बारे में हम सब जानते हैं कि वे सब अपने समय के सभी राजनीतिक साथियों में सबसे ज़्यादा पढ़े थे। इकोनॉमिक्स में डॉक्टरी ऑफ साइंस की एक दुर्लभ डिग्री हासिल की। साथ ही बीए, एमए, एमएससी, पीएचडी, बैरिस्टर, डीएसटी, डीलिट सहित 26 उपाधियाँ इनके उसमें क्या है जुड़ी हुई हैं। उनकी काबिलियत हर कोई जानता था राजनेता को। संविधान का सभा का अध्यक्ष भी इसलिए चुना गया था क्योंकि वो काबिल थे। बाबा साहब का मानना था शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिससे आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक परेशानियों को हल किया जा सकता है। किससे? शिक्षा से। वे हमेशा शिक्षा पर जोर देते थे, इसे समाज में बदलाव लाने का महत्वपूर्ण साधन मानते थे। उनका मानना था कि सभी इंसान जन्म से एक समान होते हैं और धार्मिक सामाजिक आधार पर इंसानों के साथ छुआछूत गुलामी से भी ज़्यादा भयानक है। अब उनके बारे में देखिए, उनके राजनीतिक कार्य और समाज सेवा। उन्होंने छुआछूत, जाति प्रथा, ऊंच नीच की पीड़ा का सामना जन्म से ही किया था। ठीक है, देखो काबिल बनने के बाद भी से उन्होंने भेदभाव, छुआछूत के खिलाफ आवाज़ उठानी शुरू की। दलितों का शोषण से बचाने के लिए ऑल इंडिया क्लासेस एसोसिएशन का गठन किया, जिससे कि जो शोषण हो रहा है दलितों का उससे उन्हें बचाया जा सके। उनका मुख्य मकसद था दलित समाज को भी बराबरी का दर्जा मिले। 1920 के दशक में मुंबई में एक भाषण में उन्होंने कहा कि जहाँ मेरे व्यक्तिगत हित और देश हित में टकराव होगा वहाँ मैं देश के हित को प्राथमिकता दूंगा, लेकिन जहाँ दलित जातियों के हित और देश के हित की टकराव होगा वहाँ मैं दलित जातियों को प्राथमिकता दूंगा। देख लो, एक बार और देख लो इसको, उन्होंने क्या कहा था जो आपके समझ में आ जाए। 1920 में एक भाषण में, मुंबई के एक भाषण में उन्होंने कहा था, जहाँ मेरे व्यक्तिगत हित और देश हित में टकराव होगा, मतलब खुद का हित होगा और देश का हित होगा, अगर उसमें टकराव हो रहा है तो मैं सबसे पहले देश हित को प्राथमिकता दूंगा। मुझे अपना हित नहीं चाहिए, मुझे देश का हित चाहिए। लेकिन उन्होंने बाद में ये भी कहा कि जहाँ दलित जातियों के हित और देश हित में टकराव होगा, कहाँ दलित जाति के लोग और देश हित में टकराव होगा, उस समय वो दलित जातियों को प्राथमिकता दूंगा, देश हित को प्राथमिकता नहीं दूंगा। कांग्रेस में रहते हुए भी उन्होंने दलितों के हक के लिए महात्मा गांधी को कटघरे में खड़ा करने से डरे नहीं। उनका मानना था कि गांधी हरिजनों
और हरिजनों का नाम सबसे पहले किन्होंने दिया था? गांधी जी ने दिया था कि उत्थान की बात तो करते हैं लेकिन ठोस कदम नहीं उठाते। बाबा साहेब राजनीतिक रूप से अपनी आखिरी सांस तक सक्रिय रहे। भारत की आज़ादी के समय उन्होंने संविधान बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, अब देखिए, अब जो छुआछूत विरोधी संघर्ष था वो कैसा था। विदेश में पढ़ाई करने के बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 1920 के दशक में भारत लौट के आए थे। कब आए थे? 1920 के दशक में। 1924 में डॉक्टर भीमराव ने दलितों के बीच शिक्षा को बढ़ावा देने, सामाजिक आर्थिक स्थिति को सुधार लाने के उद्देश्य से बहिष्कृत हितकारी सभा, कौन सी? बहिष्कृत हितकारी सभा, बहिष्कृतों के कल्याण के लिए समाज की स्थापना की थी। ये वो चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। कब? 1924 में उन्होंने बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना की थी। उन्होंने दलितों की चिंताओं को आवाज़ देने के लिए मूल नायक, मूक का नेता, बहिष्कृत भारत और समता जनता जैसे कई पत्रिकाएं भी शुरू की, जिससे लोग पढ़ें उस चीज़ को और समझें। इसलिए उन्होंने कौन कौन सी पत्रिकाएं निकाली थी? मूक नायक, मूक के नेता, बहिष्कृत भारत और समता जनता, ये उनकी क्या थी? पत्रिकाएं थी जो उन्होंने प्रकाशित की थी। उनके नेतृत्व में पहले प्रमुख सार्वजनिक कार्यों में 1927 में महाड़ सत्याग्रह था, जिसका उद्देश्य महाराष्ट्र के महाड़ में सर्वाधिक सार्वजनिक कुएं से जल का उपयोग करने, दलितों के अधिकार को स्थापित करना था। 1930 में कलाराम मंदिर आंदोलन का उद्देश्य दलितों को हिंदू मंदिरों में प्रवेश करने का अधिकार सुनिश्चित करना था। 1927 में महाड़ सत्याग्रह था और 1930 में कलाराम मंदिर आंदोलन था। अगर आपके समझ में आ रहा है तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, पढ़ें और नोट करें, और नहीं समझ में आ रहा है तो इसका कोई उपाय नहीं है, क्योंकि आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ को मैं अंडरलाइन भी कर रहा हूँ। 1927 में उन्होंने महाड़ सत्याग्रह और 1930 में कलाराम मंदिर आंदोलन। इसका उद्देश्य क्या था? हिंदू जो मंदिर बने हैं उसमें दलितों का प्रवेश सुरक्षित करना था। और महाड़ सत्याग्रह में क्या था कि जो कुएं में जो जल था वो सबके लिए हो, उस पर किसी एक का हक ना हो। बाबा साहेब अम्बेडकर के कुछ महान विचार थे, उनके विचारों को हम देखते हैं। जो धर्म जन्म से एक को श्रेष्ठ और दूसरे को नीच बनाता है यह बताया जाता है, वह धर्म नहीं गुलाम बनाए रखने का षड्यंत्र है। जो कौम अपना इतिहास तक नहीं जानती, जो कौम अपना इतिहास तक नहीं जानती, वे कौम कभी अपना इतिहास भी नहीं बना सकती। मतलब जो कोई कौम है या जाति है या धर्म है जो अपने इतिहास को नहीं जानता, वो आगे भविष्य वो अपना इतिहास कैसे बनाएगा। जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए। ज़िंदगी तो 100 साल जी ली लेकिन आदमी आपको कोई नहीं पहचानता। ज़िंदगी आपने 20 साल जी और 10,000 या 2-4 लाख आदमी आपको जानता है। तो ज़िंदगी लंबा होने के बजाय महान होनी चाहिए। समझ में आ रही है कि काम ऐसे करो कि जो 4 लोग आपको याद कर रहे हैं। कि काम ऐसे मत करो कोई एक काम ही नहीं किया आपने, जिससे लोग क्या करें, अरे ये तो मैं जानता नहीं था ये कौन है। इसलिए संविधान यह एकमात्र वकीलों का दस्तावेज नहीं है, यह जीवन का एक माध्यम है। उन्होंने कहा था
जो संविधान बनाया है वो वकीलों का दस्तावेज नहीं है, वो जीवन का एक माध्यम है। जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता नहीं हासिल कर लेते, कानून आपको जो भी स्वतंत्रता देता है वो आपके लिए बेईमानी है। समझ में आ रही है? कानून आपकी सुरक्षा कब तक करेगा? कुछ दिन तक। पर जब समाज आपको स्वतंत्र करेगा, वही आपके लिए क्या अच्छा होगा। यदि मुझे लगा, कौन बोल रहे हैं? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी बोल रहे हैं, यदि मुझे लगा कि संविधान का दुरुपयोग किया जा रहा है, किसका? संविधान का, तो इसे जलाने वाला सबसे पहले मैं ही रहूँगा। समझ में आ गया? उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा अगर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि संविधान का दुरुपयोग हो रहा है तो उसको कोई दूसरा जलाए ना जलाए, सबसे पहले मैं उसको जला दूंगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत उनका योगदान था। हिम्मत इतनी बड़ी रखो कि किस्मत छोटी लगने लगे। ये कुछ जो पॉइंट आपको बताए जा रहे हैं, ये उन्होंने जो बताए हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं अपने भविष्य में उसका यूज़ सोचने विचार करने के लिए। अब इसमें कितनी बड़ी लाइन कही गई है कि हिम्मत इतनी बड़ी रखो। हिम्मत रखोगे तो किस्मत के भरोसे नहीं बैठे रहोगे, और अगर किस्मत के भरोसे बैठे रहोगे तो भविष्य में आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो इसलिए हिम्मत इतनी बड़ी रखो कि किस्मत को क्या लगेगी, आपको छोटी लगने लगेगी कि अरे मैंने तो एक पेन मांगा था, मुझे तो पेनों का बॉक्स मिल गया। समझ में आ रही है? अरे मैंने तो सिर्फ आरओ की तैयारी, पुलिस की तैयारी या एसआई की तैयारी कर रहा था, पर मैंने तो पीसीएस निकाल लिया। एक हिम्मत के बलबूते है। कि सोच हमारी क्या थी? सोच में था कि अरे आईएएस बहुत बहुत मेहनत कराएगा, इससे अच्छा तो ये है कि एसआई की निकल आई है, पुलिस की निकल आई है, लेखपाल की निकली है, सिर्फ उसी की तैयारी कर ले रहा हूँ तो किसी न किसी में तो हो जाएगा। लेकिन हिम्मत रखी, मेहनत करी, और हमें क्या हुआ? बड़ी उपलब्धि हासिल हुई। ठीक है। अब देखिए उनके कानूनी संघर्ष और विधानमंडल। उन्होंने दलितों के अधिकारों और उत्थान के लिए क्या किए थे? प्रयास किए। ठीक है, प्रयासरत रहे। 1942 में उन्होंने 1942 में ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना की। कब? 1942 में, 1942 में। किसकी? ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, 1942 में। ठीक है, ऑल इंडिया शेड्यूल्स कास्ट फेडरेशन 1942 में इसकी स्थापना की थी। उस समय उच्च जाति और निम्न जातियों के जलाशय अलग अलग हुआ करते थे कि ये जो कुआं बना हुआ है ये निम्न जाति का है, ये जो कुआं बना है ये उच्च जाति का है। ठीक है। 1927 में महाड़ में अछूतों को क्या दिखा हुआ है? चाबदार तालाब से पानी लेने की कोशिश करने पर बहुत मारा गया था। घर जलाए गए और परिवार वालों को जूतों से पीटा गया। ये देखो, ये सिर्फ लिखा हुआ है इसलिए मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। ठीक है। 19 और 20 मार्च को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कोलाबा में अछूतों की बैठक बुलाई और अपने संबोधन में कहा कि बच्चों को बेहतर जीवन देने की कोशिश करनी चाहिए। पर ज़िंदगी ये है कि सिर्फ एक अकेले के प्रयास से कुछ नहीं होता। कोशिश तो वो अकेला करता है, लेकिन जब तक साथ में लोग नहीं होंगे और लोग समझेंगे नहीं तो कैसे क्या होगा। तो उन्होंने क्या किया था? उसी रात बैठक में तय किया था कि अगली सुबह में से क्या करेंगे? सत्याग्रह शुरू होगा। 19-20 को जब बैठक हुई थी उसी रात उन्होंने तय कर लिया था कि अगले दिन हम क्या करेंगे? सत्याग्रह को शुरू करेंगे।
तो उसमें क्या दिया हुआ, सुबह अंबेडकर अपने अनुयायियों को तालाब, जो भी लोग थे उनको लेकर तालाब पहुँचे, अंजलि में पानी लिया और सबको बारी बारी से पानी पिया। अंजलि भरकर पानी लिया और सभी ने सब क्या किया, बारी बारी से पानी पिया। महार सत्याग्रह भारत में जातिवाद के खिलाफ पहला सत्याग्रह था, जिसने अग्रणी जातियों को नाराज कर दिया था। एक अफवाह फैली कि अछूत वीरेश्वर मंदिर में जाने वाले हैं, जिसके बाद अंबेडकर और उनके अनुयायियों पर हमला कर दिया गया। कुछ दिनों बाद सवर्णों ने तालाबों की शुद्धि करवाई, पानी को पंचगव्य से भरे, क्या कहते हैं, जो घड़े होते हैं, में डाला गया। डॉक्टर अंबेडकर का सत्याग्रह यहीं समाप्त नहीं हुआ। 24 दिसंबर 1927 को महाड़ में एक और सत्याग्रह की तैयारी की गई। अब देखो यहाँ 2 सत्याग्रह की तैयारी हो चुकी है। एक 24 दिसंबर 1927 को ये भी सत्याग्रह था, और ये 19-20 मार्च को ये भी 1927। ये मार्च है, ये दिसंबर है। ये बस याद रखने की चीज़ है। पढ़ते तो हो पर कहते हो कि अरे ये चीज़ नहीं समझ, ये चीज़ कब हुई। उससे पहले उन्होंने क्या किया था, सवर्णों ने अदालत में जाकर तालाब पर अपना दावा ठोक दिया। अंबेडकर ने अदालत के फैसले को सम्मान देते हुए सत्याग्रह टाल दिया और मुकदमा लगभग 10 साल तक चला। और 1935 में मुंबई हाईकोर्ट ने अछूतों को चावदार तालाब से पानी पीने का हक सौंप दिया। 10 साल लगे, लेकिन 10 साल बाद उन्होंने क्या किया, मुकदमा जीत गए। और जीतने के बाद 1937 में जो चावदार जो तालाब था वहाँ पानी पीने का उनको हक प्राप्त हो गया था। अब आता है हमारा पूना पैक्ट। पूना पैक्ट नाम सुना हुआ लगता है, कहीं ना कहीं तो हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, इतिहास में। 1937 में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार ने सांप्रदायिक पुस्तक में दलित वर्गों के लिए एक अलग निर्वाचन मंडल के गठन की घोषणा की। इसमें महात्मा गांधी ने अछूतों के लिए एक डर निर्वाचक मंडल का क्या किया था, कड़ा विरोध किया था। उस टाइम में महात्मा गांधी जी कहाँ थे, येरवदा जेल, सेंट्रल जेल में, पूना की। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने क्या कहते हैं, दलित वर्गों का उसके लिए क्या कहते हैं, मंडल का कड़ा विरोध किया था। उन्होंने कहा कि उन्हें डर है कि इस तरह की व्यवस्था हिंदू समुदाय को विभाजित कर देगी। डर किसका था, कि वो जो हिंदू समुदाय है वो क्या होगा, विभाजित हो जाएगा अलग अलग उसमें। तो उन्होंने क्या किया था, गांधी जी ने पूना के येरवदा सेंट्रल जेल में कैद रहते हुए उपवास करके विरोध किया। क्या किया था उन्होंने, उपवास, खाना पीना छोड़ दिया था। उपवास के बाद मदन मोहन मालवीय और पलवड़कर वालू जैसे कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने येरवदा में अंबेडकर जी और उनके समर्थकों के साथ संयुक्त बैठक का आयोजन किया, जो कब हुई थी, 25 सितंबर 1932 को, जिसको हम पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, और ये जो सेंट्रल जेल का नाम है ये भी इम्पोर्टेंट है। अब पूछा जाता है कि पूना पैक्ट कब हुआ था, तो 25 सितंबर 1932 को हुआ था। उसमें क्या समझौता हुआ था अंबेडकर जी का, कि हिंदुओं के बीच दबे कुचले वर्गों की ओर से हमारे अंबेडकर जी बैठे हुए थे, अब मदन मोहन मालवीय अन्य हिंदुओं की तरफ से क्या हुआ था, उनके बीच में बातचीत हुई थी। क्या बात हुई थी, बीच समझौते के कारण दलित को विधानसभा में जो 71 सीटें जो मिल रही थी, उसकी जगह उनको 148 सीटों का
मतलब उनको 148 सीटें दी जाएंगी। ठीक है। जो उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो थे रामसे मैकडोनाल्ड। उनके नेतृत्व वाली औपनिवेशिक सरकार द्वारा प्रस्तावित सांप्रदायिक पुरस्कार से आवंटित किया गया था। ठीक है। पाठ में दलित वर्ग शब्द का इस्तेमाल हिंदुओं के बीच व अछूतों को दर्शाने के लिए किया गया था, जिन्हें बाद में भारत संविधान 1935, कौन सा, भारत संविधान 1935 के बाद और बाद में 1950 के भारतीय संविधान के तहत अनुसूचित जाति, ठीक है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कहा गया। भारतीय संविधान 1935, उसके बाद कब हुआ था, 1950 के भारतीय संविधान के तहत जो जाति बनाई गई थी वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, उनको क्या कहने लगे थे। ठीक है। अब देखिए, अब इन्होंने क्या कहते हैं, संविधान, इनका उसमें भी क्या है, एक महत्वपूर्ण भूमिका थी उसमें भी उनकी। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को लिखित संविधान देने वाले कौन थे, बाबा साहेब। इनकी शिक्षा, इंटरनेशनल रिलेशन प्रतिभा की वजह से उनको संविधान तैयार करने वाली मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। इस समिति ने 1946 से लेकर 1950 तक अपना काम बखूबी किया और 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू कर दिया गया था। समझ में आया? बहुत छोटी सी चीज़ है पर बहुत इम्पोर्टेंट है। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत के पास है। लिखित, ना कि मौखिक, लिखित। किन्होंने लिखा था, बाबा साहेब का योगदान था उसमें। ठीक है। जो उन्होंने मसौदा तैयार किया था उसके अध्यक्ष बने हुए थे। इस समिति ने 1946 से लेकर 1950 तक क्या किया था, संविधान बनाया था और 26 जनवरी 1950 को जो संविधान बनाया था वो संविधान देश का संविधान लागू कर दिया था। उस संविधान को लागू कर दिया था देश में। कब? 26 जनवरी 1950 को। अब जो संविधान में जो निर्माण हुआ था उसका योगदान क्या था कि 1946 में जब भारत को आज़ादी मिलने की संभावना तय हो गई तो संविधान की ज़रूरत महसूस की गई। हमें एहसास हुआ कि हम 1946 में जब हम आज़ाद होने वाले हैं तो क्या हुआ, तब विचार आया कि एक ऐसा संविधान होना चाहिए जो सब पर लागू हो। तब 1946 में वो संविधान तैयार करने की बात की गई। इस काम के लिए एक समिति बनाई गई जिसमें बाबा साहेब को क्या बनाया गया था, अध्यक्ष बनाया गया था। अब देखिए, अंबेडकर ने लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया था। अब हर कोई ये जानता है कि उन्होंने संविधान पढ़ा, देखा, पर कितने देशों का? लगभग 60 देशों का। इसलिए उनके नेतृत्व को स्वीकार किया गया, अंबेडकर जी को। अब उसमें कितने थे? 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति बनाई गई जिसमें 7 सदस्यों की प्रारूप समिति थी। प्रारूप समिति ने 395 प्रावधानों वाला संविधान तैयार किया और उसमें क्या था, अंबेडकर का कद स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने में सहायक था। तो प्रारूप समिति में 7 सदस्यों में से 5 उच्च जाति के थे, लेकिन सभी ने डॉक्टर भीमराव को नेतृत्व देने की सिफारिश की। ठीक है। वाइसरॉय माउंटबेटन की पत्नी
एडविना माउंटबेटन ने अंबेडकर को पत्र लिखकर उनकी सराहना की। ठीक है। देखिए, संविधान का मसौदा मई 1947 में संविधान सभा में पेश किया गया। इसे संबंधित मंत्रियों और कांग्रेस पार्टी को भेजा गया। कुछ खंडों को 7 बार तैयार किया गया और अंबेडकर ने संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को संबोधित मसौदा पेश किया। संबोधित मसौदे में लगभग 60 बड़े बदलाव किए गए, जिसमें संविधान की प्रस्तावना में किया गया बदलाव भी शामिल है। टी कृष्णमाचार्य ने नवंबर 1948 में कहा था कि कई सदस्य पर्याप्त योगदान नहीं कर सके, इससे संविधान तैयार करने का मुख्य बोझ अंबेडकर पर आ गया था। संविधान में सामाजिक न्याय और समानता के प्रावधान। देखिए, उसमें भेदभाव का सामना करना पड़ा, परेशानियों को समाज में ख़त्म कर दिया जाए, नागरिक बराबर होने चाहिए, लिंग, धर्म, संप्रदाय, भाषा प्रदेश का हो, उसके लिए जिसके लिए उन्होंने संविधान में सामाजिक न्याय समानता का प्रावधान किया। जिसको आज हम मौलिक अधिकार के रूप में जानते हैं। संविधान में दर्ज इन मौलिक अधिकारों का उद्देश्य समाज का निर्माण करना है, जो हर इंसान को न्याय और समान अवसर प्रदान करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, उनका प्रयास क्या क्या थे। ठीक है, उनके प्रयास के बारे में बात करेंगे। भारतीय समाज में परिणाम। उनके सुधारों अंबेडकर जी के भारतीय समाज को गहराई से प्रभावित किया। उनका मुख्य उद्देश्य जातिवाद, सामाजिक असमानता को ख़त्म करके एक बराबर समाज बनाना था। उनका उद्देश्य था छुआछूत को ख़त्म करना था। उसके लिए उन्होंने वकालत की, महार सत्याग्रह चलाया, कालाराम मंदिर प्रवेश आंदोलन जैसे उन्होंने आंदोलन में क्या किया, माध्यम से अछूतों को सार्वजनिक स्थानों और मंदिरों में प्रवेश देने की कोशिश की। समाज में जागरूकता बढ़ी, अछूतों के अधिकारों के प्रति सोच बदली। ये उनके क्या थे, छुआछूत के बारे में उनको बताया था। संविधान में ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। संवैधानिक में सामाजिक न्याय, बराबरी सिद्धांत शामिल किए गए। अनुसूचित जाति और जनजातियों के आरक्षण की व्यवस्था की गई, जिससे उन्हें शिक्षा और नौकरी के अवसर मिले। शिक्षा के क्षेत्र में योगदान दिया था। अछूतों, अन्य वंचित वर्गों की शिक्षा के दरवाजे खोले जाएं। उनके प्रयास कई छात्रवृत्तियां, शैक्षिक संस्थानों की स्थापना की गई। ये वो कार्य हैं जो उन्होंने किए। महिलाओं के लिए अधिकार, हिंदू कोड बिल का प्रस्ताव रखा। अभी कोई पूछा जाए हिंदू कोड बिल का प्रस्ताव किसने रखा, तो अम्बेडकर जी ने रखा। इस बिल के माध्यम से महिलाओं के संपत्ति अधिकार, विवाह, तलाक को सुधार किए गए। अम्बेडकर के सुधारों का असर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में साफ देखा जा सकता है। इनके प्रयासों से जातिगत भेदभाव कम हुए, वंचित वर्गों को सामाजिक न्याय मिला। ये सब क्या है, ये उनके प्रयास थे। अब उनकी मृत्यु कैसे हुई। 1948 में अम्बेडकर जी को मधुमेह था। दवा के दुष्प्रभावों और कमजोर दृष्टि के कारण वे जून से अक्टूबर 1954 तक बिस्तर पर रहे। उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई थी, जून से अक्टूबर तक वो क्या रहे, बिस्तर पर ही उनका काम चलता रहा, क्योंकि उनकी तबीयत इतनी खराब हो चुकी थी। 1955 के दौरान उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया। अपनी अंतिम पांडुलिपि, अब कोई पूछ ले एग्जाम में कि उनकी अंतिम पांडुलिपि कौन सी थी, पांडुलिपि, तो आपको पता होगी, तभी तो आप टिक करेंगे। जब आपको पता ही नहीं होगा कि उन्होंने क्या लिखा, कैसे लिखा, तो क्या ही टिक करके आओगे आप।
तो कौन सी थी? बुद्ध और उनका धम्म। ये क्या था? उनका लास्ट जो था, उन्होंने क्या लिखा हुआ था? बुद्ध और उनका धम्म। पूरा करने के 3 दिन बाद अंबेडकर की 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में उनके घर पर ही नींद में ही मृत्यु हो गई थी। अब देखो यहाँ क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि बुद्ध और उनका धम्म उनकी मृत्यु से कितने दिन पूर्व कंप्लीट हुई थी। तो उसमें लिखा हुआ है कि उनका बुद्ध और उनका धम्म जो भी था वो 3 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। समझ में आ रही है? ये चीज़ है। तो 6 सितंबर 1956 को उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी। और 7 सितंबर को दादर चौपाटी समुद्र तट पर बौद्ध दाह संस्कार का आयोजन किया गया। किसका? किस तरह? बौद्ध दाह संस्कार, जिसमें 5 लाख शोक संतप्त लोग शामिल हुए। और 16 दिसंबर 1956 को एक धर्मांतरण कार्यक्रम आयोजित किया गया ताकि दाह संस्कार में शामिल होने वाले लोग भी उसी स्थान पर बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो जाएं। ठीक है। यह अम्बेडकर के बाद उनकी दूसरी पत्नी सविता अम्बेडकर, उन्होंने माई साहेब अम्बेडकर के नाम से जाना जाता है। उनकी 2003 में मृत्यु हो गई थी। और उनके बेटे यशवंत अम्बेडकर, उन्हें भैया साहेब अम्बेडकर के नाम से जाना जाता है। उनकी 1977 में क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। समझ में आया? उनकी जो दूसरी बीवी थी उनका नाम था सविता अम्बेडकर, जिन्हें माई साहेब अम्बेडकर के नाम से जानते थे। उनकी जो मृत्यु हुई थी वो 2003 में हुई थी। उनके जो बेटे थे यशवंत अम्बेडकर, उनको किस नाम से बुलाते थे? भैया साहेब अम्बेडकर। और उनकी मृत्यु कब हुई थी? 1977 में। ठीक है। देखिए, सविता और यशवंत ने भीमराव अम्बेडकर द्वारा शुरू किए धार्मिक आंदोलन को आगे बढ़ाया। अम्बेडकर के नोट्स और कागजातों में कई अधूरे टाइपस्क्रिप्ट और हस्तलिखित ड्राफ्ट पाए गए और धीरे धीरे उपलब्ध कराए गए। इसमें से कुछ थे वेटिंग फॉर अ वीजा, जो संभवतः 1935 से 1936 के बीच का है। और एक आत्मकथात्मक कार्य द अनटचेबल्स, एक ये है। और द चिल्ड्रंस ऑफ इंडियाज गेटो, जो 1951 की जनगणना को संदर्भित करता है। ये वो हैं जो कंप्लीट नहीं हुए थे। ठीक है। दिल्ली में 26 अलीपुर रोड स्थित उनके घर में अम्बेडकर के लिए एक स्मारक बनाया गया। उनकी जन्मतिथि को अम्बेडकर जयंती या भीम जयंती के रूप में भी जाना जाता है। और इसे कई भारतीय राज्यों में सार्वजनिक अवकाश के रूप में भी मनाया जाता है। अब देखो, इसमें ऊपर भी दिया हुआ था, यहाँ भी मैंने अंडरलाइन किया हुआ है कि 1990 में मरणोपरांत मरने के बाद 1990 में उनको भारत का सर्वोच्च सम्मान जो होता है भारत रत्न से उनको सम्मानित किया गया। उनके जन्म और मृत्यु की वर्षगांठ पर तथा नागपुर में धम्मचक्र परिवर्तन दिवस, ये कौन सा दिवस है? 14 अक्टूबर को कम से कम 5 लाख लोग एकत्रित हुए थे श्रद्धांजलि देने के लिए। और उस दिन हजारों किताबों की दुकानें खोली जाती हैं और किताबें बेची जाती हैं। समझ जाएं तो आपके लिए बहुत सही होगा। 1990 में मरणोपरांत, ठीक है, उनको भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न में दिया गया था मरणोपरांत। ठीक है। 14 अक्टूबर को
उनकी मृत्यु की वर्षगांठ पर क्या करते हैं लोगों ने क्या किया था, श्रद्धांजलि दी थी, कम से कम 5 लाख लोगों ने। और उसी दिन पर उन्होंने क्या किया था, हज़ारों किताबों की दुकान खोली जाती हैं सिर्फ उसी दिन, और किताबें बेची भी जाती हैं। उनके अनुयायियों के लिए उनका संदेश था कि क्या संदेश था, उनका संदेश क्या था, उनका संदेश था कि शिक्षित बनो, आंदोलन करो और संगठित हो जाओ। जो किताबें बेची जाती हैं उस दिन इसलिए बेची जाती हैं कि लोग खरीदें, पढ़ें। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है कि अंबेडकर के पास 32 डिग्रियाँ थीं, 64 विषयों में, ये 64 विषयों के विशेषज्ञ थे उन्होंने क्या किया था, मास्टर की डिग्री प्राप्त की थी। 9 भाषाओं का उनके पास क्या था, ज्ञान था, फिर 9 भाषाएं जानते थे, और उनके पास कुल 32 डिग्रियां थी। अब देखिए ये जो चीज़ है ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब क्या महत्वपूर्ण है वो आप समझिए। अब इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें मैंने आपको लाइन वाइज दिया हुआ है कौन से वर्ष कौन सी पुस्तक या पत्रिका रिलीज़ हुई है। अगर आप नोट कर लेते हैं तो बहुत बढ़िया है आपके लिए। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि डॉक्टर अंबेडकर की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक जाति का उच्छेद, जो उनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक थी वो क्या कौन सी थी, जाति का उच्छेद। और उनकी और भी पुस्तकों के बारे में पढ़ते हैं, उनकी और कौन कौन सी पुस्तकें हैं। देखिए यहाँ तो संख्याएं दी हैं कितनी पुस्तकें हैं, और ये इधर पुस्तकों के नाम हैं, ये किस वर्ष निकाली गई हैं या प्रकाशित हुई हैं। ठीक है, पहला है भारत का राष्ट्रीय अंश, ये उन्होंने कब प्रकाशित की थी, 1916 को, 1916। दूसरी है भारत में जातियाँ और उनका मशीनीकरण, भारत में जातियाँ और उनका मशीनीकरण, ये भी कब हुई थी, 1916 को। नेक्स्ट उनकी है भारत में लघु कृषि और उनके उपचार, भारत में लघु कृषि और उनके उपचार, ये कब की गई है, 1917 को। नेक्स्ट है इनकी 4th नंबर मूल नायक, ये क्या है, साप्ताहिक, ये थी उनके 1920 को उन्होंने क्या किया था, प्रकाशित करना स्टार्ट किया था। 5th है इनके ब्रिटिश भारत में साम्राज्यवादी वित्त का विकेंद्रीकरण, ये 1921 को। रुपए की समस्या, उद्भव और समाधान, ये कब है, 1923 को। ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का अभ्युदय, यह है 1925 को। बहिष्कृत भारत, ये क्या है, साप्ताहिक थी, जो 1927 को प्रकाशित, 1927 से प्रकाशित की गई थी। नमी है इनकी जनता, ये भी इनकी साप्ताहिक पुस्तिका थी, जो कब स्टार्ट की गई थी, 1930 को, 30 से। ठीक है, जाति का उच्छेद जो अभी ऊपर पड़ी थी वो 1937 को। 1937 संघ बनाव स्वतंत्रता, ये कब हुई थी, 1939, 1939। 12th है इनकी पाकिस्तान पर विचार, ये कब हुई है, 1940 को या 1940 को। अब चलिए आगे देखते हैं। 13 नंबर पे है श्री गांधी एवं अछूतों की विमुक्ति, 1942, 1942। रणाड़े, गांधी और जिन्ना,
ये है 1943 को। कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया, यह है 1945। शूद्र कौन और कैसे, शूद्र कौन और कैसे, ये उन्होंने पुस्तक जो प्रकाशित की है वो 1948 को। महाराष्ट्र भाषाई प्रांत, ये है 1948 को। और जो लास्ट उनकी थी और महत्वपूर्ण भी है कि उनकी मृत्यु से कुछ दिन पहले ही उन्होंने कंप्लीट की थी, पुस्तक का नाम है भगवान बुद्ध और उनका धर्म, ये 1957 को। एक बार और देख लीजिए आप इस पुस्तक के सभी पुस्तक के नेम को, क्योंकि मैंने अभी आज आपको कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, फर्स्ट है भारत का राष्ट्रीय अंश 1916, भारत में जातियाँ और उनका मशीनीकरण 1916, भारत में लघु कृषि और उनके उपचार 1917, मूल नायक साप्ताहिक 1920, ब्रिटिश भारत में साम्राज्यवादी वित्त का विकेंद्रीकरण 1921, रुपये की समस्या उद्भव और समाधान 1923, ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का अभ्युदय 1925, बहिष्कृत भारत, ये साप्ताहिक पुस्तिका थी जो 1927 में रिलीज़ की गई थी। जनता साप्ताहिक थी जो 1930 से स्टार्ट की गई थी। जाति का उच्छेद, ये 1937 है। संघ बनाओ स्वतंत्रता 1939, पाकिस्तान पर विचार 1940, श्री गांधी एवं अछूतों की विमुक्ति 1942, रनाड़े गांधी और जिन्ना, गांधी जिन्ना 1943, कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया 1945, शूद्र कौन और कैसे 1948, महाराष्ट्र भाषाई प्रांत 1948, भगवान बुद्ध और उनका धर्म 1957। ये हैं आपके कंप्लीट, आपका हो गया है। ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाई हुई थी जिसमें डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर जी के बारे में पूरा दिया हुआ है, जिसे आपने अच्छे से पढ़ा समझा। अगर वीडियो आप 1-2 बार देखते हैं, मेरे हिसाब से अगर 2-1 बार आपने वीडियो देख लिया तो आपके एग्ज़ाम में आपके मार्क्स जो होंगे वो एकदम बढ़िया करके आएंगे। इससे पहले मैं आपको क्या कहते हैं ज्योतिबा फूले और महावीर स्वामी से रिलेटेड वीडियो बना चुका हूँ, वो मेरे चैनल पर पड़ी हैं, उन्हें भी आप जाके देख सकते हैं। अगर अभी तक नहीं देखी हैं तो देखते हैं तो आपका ही फ़ायदा है। मैं तो सिर्फ आपके पढ़ाने के लिए वीडियो डाल रहा हूँ। वीडियो आप पढ़ेंगे, एग्ज़ाम में नंबर आपके आएंगे। ठीक है, ये वीडियो पूरी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, इन पुस्तकों पे ये छोटा सा आप सभी का धन्यवाद है जिन्होंने भी वीडियो देखी है। बस छोटी सी गुजारिश है कि आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक करें और साथ ही साथ इसको शेयर करें, जिससे क्या होगा कि दूसरे लोग भी इस वीडियो को देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद आप सभी को।